वेलकम टू द पाठशाला। ये मॉक टेस्ट नंबर 10 का सलूशन अभी डिस्कस करेंगे हम। 8 सितंबर का फर्स्ट जो है सेट का ये पेपर था। ये ग्रुप है, अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका लिंक होगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है मेरा जो है, इस पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह सेंड कर सकते हैं। मुझे रिप्लाई करने में लेट हो सकता है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और स्पेशल क्लासेस टीयर 2 की हम 25 या 26 अगस्त से चलाने वाले हैं। लाइव क्लासेस का हम अभी डेमो चेक कर रहे हैं। टीयर 2 में हम सारी क्लासेस लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो लोग कॉन्फिडेंस जिनका कम हो रहा हो, जो डर रहे हो एग्ज़ाम के प्रेशर में, मैं उनको बता दूं ये वही राइट टाइम है जिस वक्त आपको जो है औरों से अलग हट के, लीग से अलग हट के काम करना है। आपको जो है अपने आप से बात करना है, कोर्सेज जो आपने पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करना है, दूसरों की बातें नहीं सुनने हैं। क्योंकि 20-25 दिन है, इस 20-25 दिन में या तो आप एग्ज़ाम के अंदर हो सकते हो या एग्ज़ाम से बाहर। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त सिर्फ अपने आप से बात कर रहे होंगे, जो उन्होंने पढ़ा उसे रिवाइज कर रहे होंगे, बगैर टेंशन लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे, वो उनके मतलब सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन जो प्रेशर ले रहे होंगे किसी भी तरीके का, उनके जो है सक्सेस के चांसेस अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद या तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं या वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे बड़े केसेस मैंने खुद भी देखे हैं। सो ये काम मत कीजिएगा, आप अपने आप से बात कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको डिमोरलाइज कर रही है तो उसे आप दूर रखिए। चलिए अब देखते हैं जो है टेस्ट नंबर 10 का सोल्यूशन। सबसे पहला वर्ड था हमारा कॉन्स्क्रिप्ट। ये होता है जो है, अगर हम क्या कहते हैं कि भर्ती वगैरह करते हैं अगर आर्मी में, तो उसके लिए ये वर्ड आता है। अगर आर्मी में हम भर्ती कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरी भर्ती हो रही होती है, तो कॉन्स्क्रिप्शन वर्ड इस्तेमाल होता है। कॉन्स्क्रिप्ट उसके लिए होता है। लेकिन इसका जो यहाँ पे सिनोनिम्स है वो थोड़ा सा अजीब वो गरीब है, जो आप लोगों को मतलब नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आएगा। ड्रॉ का मतलब आप लोग जानते हो, एक तरीके से खींचना होता है। लकी ड्रॉ होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है उसमें से निकाल रहा होता है, तो ड्रॉ तो वो हो गया। इन सर्किल आप जानते हो क्या होता है, किसी ट्रायंगल के अंदर सर्किल इन सर्किल हो गया। सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ की सदस्यता लेना। जैसे हम कहते नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स हम आपसे ये कह रहे होते हैं कि आप जो है चैनल की सदस्यता लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंचेगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, जानकारी में रख पाएंगे। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ड्राफ्ट। क्या होगा? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट होता है एक तरीके का प्रारूप। क्या होता है? ड्राफ्ट होता है प्रारूप। ये सिनोनिम्स में आता है, तो इसको आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आपको रट्टा मार लीजिए कि कौन सा स्क्रिप्ट का जो है सिनोनिम्स होता है वो है जो है ड्राफ्ट होता है। अब बात करें जो है 77 की, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को पकड़ कर रखना। क्या? किसी को पकड़ कर रखना, कब्जे में रखना, कब्जे में रखना। और इसका जो एंटोनिम जाएगा वो जाएगा फ्रीडम। परमिशन आप लोग जानते हो क्या होता है? स्लेवरी होता है दासत्व, दासत्व, किसी को दास बनाना। लिमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का लिमिट होना। तो ये वर्ड तो काफी इजी था, लेकिन ये वर्ड में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़े थोड़े दूर हैं, अगर आप सही से अगर टिक मारो तो मार सकते हो, अगर वर्ड ना भी पता हो तो। बात करें नेक्स्ट की, कि आपको बताना है विवासियस की जो है स्पेलिंग। ये फर्स्ट आपका सही है, VIVACIOS होता है विवासियस। इसका मतलब होता है जिंदा दिल, जिंदा दिल, जिंदा दिल, व्यक्ति। 79। अब जैसे मैंने आपको ये एरर वाले पोर्शन में अक्सर करके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर जैसे आप बताते रहते हैं कीवर्ड कैसे पकड़े, और इस एरर वाले पोर्शन में हम करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अच्छा आपको सिखाता हूँ आज थोड़ा सा स्लो में होके कि एरर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि किन चीज़ों के सराउंडिंग में जो मैंने रूल पढ़ाया है आपको रूल देखना है। और मैंने ये बोला है आपको कि SSC सबसे ज़्यादा जो है फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स और प्रीपोजिशन, जो चार्ट मैंने बताया कि वर्ड के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लग रहा है उसके सराउंडिंग में एरर रखती है। तो अगर आपको नहीं पर्टिकुलरली पता भी है तो एक बार आप ग्रामर के रूल चेक कीजिए। अगर आपने ग्रामर के रूल पढ़ रखे हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंजक्शन प्रॉपर तरीके से कनेक्टर फिट है कि नहीं, जो एग्जैक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं वो एग्जैक्टिव सही से इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं, नाउन प्रोनाउन ये जो इस्तेमाल किए गए हैं इनके जो रूल होते हैं वो सही से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ग्रामर में जो टेंसेज हैं टेंसेज सही से इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनके पहले आप एक बार ये अगर आपके दिमाग में चलता रहे कि फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन जहां जहां पे लगता है वहां पे एरर हो सकती है, तो अगर वहां पे अगर जब आपको ना समझ में आए तब आप ग्रामर चेक करने के लिए जाइए। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है कैरीड आउट, एक होता है जॉब फॉर। दो एक वर्ड है जो प्रीपोजिशन चार्ट में एक तरीके से आता है। तो जॉब फॉर ड्राइंग वाटर आपको पढ़ के थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है कि द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर, और कैरीड आउट तो आपको पता होता है कि कोई काम कैरी करना कैरीड आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जॉब फॉर ड्राइंग वाटर, जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर होना चाहिए था कि ड्राइंग वाटर का जो है मतलब जो वाटर को ड्रॉ करना है विलेज वेल से, तो जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। जॉब फॉर नहीं क्या होता है, जॉब ऑफ लगना चाहिए यहाँ पे, तो जॉब ऑफ सही होगा। तो यहां पे ए पार्ट में एरर है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की,
ध्यान रखिए कि एसएससी सबसे ज्यादा जो एरर वगैरह रखती है वो रखती है फ्रेजल वर्ब इडियम्स के सराउंडिंग में या प्रीपोजिशन के। उसके अलावा फिर जो कंजक्शन अभी हमने पढ़ाया है उन पे डायरेक्ट सीधे सीधे देती है। एग्जेक्टिव और एडवर्ब में बहुत ज्यादा एरर रखती है। अभी हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं, एग्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा कंजक्शन फिनिश हुआ है तो आर्टिकल वगैरह कवर करेंगे। ये सारा जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पहले मैं आपको 20-22 तारीख के पहले चीजों को कवर कर दूंगा। I remember him as someone who was a lot nicer than circumstances warranted। अब यहां पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। I remember him as someone, यहां पे जैसे पहला पार्ट हुआ I remember him, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। As someone who was a lot nicer, someone who was a lot nicer, जो थोड़ा ज्यादा अच्छा था, than circumstances warranted। यहां पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि एरर है, circumstances warranted, ये सही फ्रेज है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो डी जाएगा। क्या जाएगा? डी जाएगा। 81 several days passed before Jeff worked over enough courage to return the house। यहां पे ध्यान से देखिए, several days passed before Jeff worked over। अब देखो यहां पे work over enough courage to return to the house। सेंटेंस की मीनिंग क्या है कि कुछ दिन several days passed before, कुछ दिन बीत गए उसके पहले, जब जेफ ने अपने आप के अंदर थोड़ा सा मतलब रिदम बनाया, अपने आप को उत्साहित किया कि वो घर लौटेगा, अपने आप को इनकरेज किया, तो वर्क अप इसके लिए लगाते हैं, वर्क ओवर नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा वर्क अप, वर्क ओवर नहीं होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट जाएगा। ये क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ी जो है प्रीपोजिशन चार्ट जो मैंने पढ़ाई है आपको वो पढ़ना होता है, उसको रिटेन करना होता है और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है कि जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते 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 थोड़ी आदत हो जाएगी तो एग्जाम के पहले वो चीज कंप्लीट हो जाती है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यही वर्ड आपको दोबारा मिलेगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल जाएगा। कभी कभी दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे यार कितना पढ़ें और क्या आ जाए, तो जितना प्रीवियस ईयर का है, जितना बुक्स वगैरह में है वो सारा प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम में जाएंगे तो उन्हीं में से कोई एक रहता है, कोई अजूबा सा नहीं आता। अगर आप नए स्टूडेंट है, जैसे जो प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट है जिनका लास्ट ईयर नहीं हुआ या कम रैंक रह गया, वो फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि अच्छा यहां से होगा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम वगैरह दे रहे होते हैं, उनको ये चीज पता नहीं चल पाता। उनको लगता है किस दुनिया से आ जाएगा, हमने ये पढ़ा का वो आ जाए। ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट है कि आप बुक्स पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, उन्हीं में से कोई होगा। और जैसे सपोज करो 25 क्वेश्चन आता है तो एक से लेके 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत मुश्किल होगा, जो बुक से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन 23 क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो आपको यही 23 फोकस करना है। ये 1-2 पे फोकस करोगे तो आप पता है ना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ये आपका टारगेट जोन होना चाहिए 23-25 में से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द स्टार्विंग मैन एबल टू वॉक। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन चुक करना है। मैंने आपको बताया था कि एबल टू के साथ कैन का इस्तेमाल नहीं करते, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है नहीं होगा। उसके बाद फिर है वर बियरली, आर बियरली, वॉज बियरली। तो स्टार्विंग मैन आपका सिंगुलर है तो वर बियरली नहीं होगा, और आर बियरली और वॉज बियरली में आप हो सकते हो कंफ्यूज। तो मैं एक बात मैंने आपको ये बताया था, स्केर्सली जो वर्ड है वो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह बियरली भी हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो फोर्थ पार्ट जाएगा। तो वाज बियरली एबल टू वॉक इसका फोर्थ पार्ट होगा। तो स्कैर्सली के साथ बेयरली भी याद रखिएगा कि बेयरली का भी जो इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड बेनिफिट ऑल ट्रेवलर्स, रिवार्ड, रिजर्व, प्रोवाइड ऑल ट्रेवलर्स। यहाँ पे आपको बहुत ईजी सा है, साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेनिफिट आएगा। किसी स्टूडेंट से ये गलती होनी नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत यूज में आने वाली चीजें हैं ये। बात करें जो है नेक्स्ट की, माई यंगर ब्रदर लुक ऑन, लुक्स आफ्टर, लुक टू, लुक्स अप। लुक्स आफ्टर होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो सेकंड पार्ट जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1-2 थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और अगर डिफिकल्ट रखा गया तो फिर काफी इजी रखे जाते हैं। टू कीप इन एबियंस, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि जब सस्पेंशन की स्टेट होती है तो वो होती है टू कीप इन एबियंस, तो इसका थर्ड पार्ट जाएगा इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन। टू बी इन ए फिक्स, नेक्स्ट है टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। क्या हो? डिफिकल्ट सिचुएशन में, फोर्थ पार्ट जाएगा इसका। 87 टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है ना कि सन्नाटा छाया हो बीच में और वो शांति जो है भंग करना है, मतलब आदमी के बीच में बातचीत ना हो रही हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, तो उनके बीच में बातचीत होने लगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए। तो मेड पीपुल एंग्री नहीं होगा, मेड पीपुल लॉफ नहीं होगा, मेड पीपुल एक्साइटेड नहीं होगा, मेड पीपुल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ये ऑप्शन 4 जाएगा। बात करें जो है 88, अब यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है, एन एवतार। अब क्या हुआ है, अक्सर करके वर्ड देता है फिर आपको वन वर्ड बताना रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल ये बताना है। तो एवतार क्या होता है, जहाँ पे एक ऐसी बेदी होती है, बलि या बेदी कह सकते हो, बलि की बेदी,
जहाँ पे एनिमल वगैरह रख के उनको काटा जाता है और बलि दी जाती है, तो प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड। तो फर्स्ट पार्ट होगा इसका। ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, यहाँ पे 4 वर्ड दिया है और 4 के चारों वर्ड है बहुत क्लोज मीनिंग में है। अगर आपको एग्जैक्ट इनकी मीनिंग नहीं पता होगी तो इसका ऑप्शन करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखो, ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जो है एबनॉर्मल हैबिट रखता हो। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का हिंदी मतलब क्या होता है? सनकी। फैनेटिक का मतलब होता है उन्माद। लेकिन अगर सिनोनिम्स की बात करोगे तो सनकी और उन्माद दो का दोनों जो है सिनोनिम्स है, लेकिन एग्जैक्ट बात करोगे इसको बोलते सनकी, इसको बोलते उन्माद। इडियोटिक का मतलब होता है बेवकूफ, जो बेवकूफी वाली हरकतें करे। सुल्की मतलब होता है उदास। तो अगर आपको सही से अगर इनके मतलब पता है तो सिर्फ एक काट पाओगे और उसके बाद सनकी और उन्माद। फ्रेनेटिक और इसेंट्रिक दोनों में कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखिएगा, ये मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट का जो ऑप्शन जाता है वो है होता है इसेंट्रिक, ना कि फ्रेनेटिक। बात करें नेक्स्ट की, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम। टॉम पे जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको एपिटैफ बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे के सारे लगभग 3 तो क्लोज दिए हुए हैं। एलिजी ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा दूर है, तो आपको ये तो पता चल जाता है कि एपिटैफ कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था। जैसे वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस एग्जैक्ट मीनिंग में याद नहीं रहता। मैं यहाँ पे आपके चारों के जो है हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। एलिजी मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत। एपिग्राफ का मतलब होता है पूरा लेख, पूरा लेख या सुक्ति बोलते हैं इसको, सुक्ति। एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुल्ला, डिक्टेम, मैगजिम, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एपिटैफ जो आपका होता है वो होता है समाधि लेख, समाधि लेख। तो टॉम वगैरह पे जो लिखा हुआ होता है उसको एपिटैफ बोलते हैं। बात करें 91 की तो थर्ड पार्ट जाएगा उसका 90 का 91 की। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। यहाँ पे मतलब अंडरलाइन नहीं था लेकिन ऑन को चेंज करना है। सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर हेयर। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जैसे हेयर के ऊपर जो है वो लगा हुआ रिबन, तो रिबन थोड़ा सा बालों के अंदर धसा रहता, तो इसलिए ऑन न लेने के बजाय यहाँ पे इन लेंगे। क्या लेंगे? इन लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जाएगा। बात करें जो 92 की, सी हैज एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एबिलिटी नहीं होता, एप्टीट्यूड होता है। क्या होता है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब टैलेंट एक तरीके से। तो यहां पे सेकंड पार्ट जाएगा। आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। इम्प्रेस्ड ऑफ नहीं होगा, इम्प्रेस्ड बाई इट होता है। किसी चीज से जो है इंप्रेस होना, इम्प्रेस्ड बाई इट। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट जाएगा। बात करें 94 की, ओनली हाई ऑफिशियल हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट। एक्सेस टू होता है, एक्सेस विथ नहीं होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको अपने जो है प्रीपोजिशन चार्ट वाली क्लासेस में बता चुका हूं। एक्सेस के साथ टू लगता है, एक्सेस के साथ विथ नहीं लगता है। नो अदर स्नैक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। नो अदर स्नैक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। अब आपको यहां पे चेक करना है कि क्या गलती है। जैसे एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी गई है, सही है। अब कंपैरिजन किया जा रहा है। अब बस आपको ये देखना है कि नो अदर के साथ सिंगुलर आता है कि प्लूरल आता है। तो नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। इसका डी पार्ट जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज जैसा कि मैं बताता हूं कि टाइप 1 पैसेज होता है, हमेशा टाइप 1 पैसेज होता है। अब टाइप 1 पैसेज होता है, मैं ऑलरेडी कई सारे डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर डिस्कस कर देता हूं। The first working system powered vehicle was designed and most likely built by Ferdinand Verbies, a Flemish member of a Jesuit mission in China around 1672 ऐसे लिखेगा। It was a 65 centimeter long scale model toy for the Chinese emperor that was unable to carry a driver or a passenger. It is not known if Verbies model was ever built. Nicholas Joseph Cugnot, क्या है Cugnot, is widely credited with building the first full-scale self-propelled mechanical vehicle or automobile in about 1769. He also created a steam-powered tricycle. He constructed 2 steam tractors for the French army. One of which is preserved in the French National Conservatory of Arts and Crafts. His inventions were, however, handicapped by problems of water supply and maintaining stream pressure. In 1801, Richard Trevithick built and demonstrated his puffing Devil Road locomotive, believed by many to be the first demonstration of
as a stream powered road vehicle, it was unable to maintain sufficient stream pressure for long periods. Sentiment against steam powered road vehicles led to the Locomotive Acts of 1865. In 1807, Nicephore Nicepi and his brother Claudi probably created the world's first internal combustion engine, which they called Pyrolophore. The first full-scale working steam-powered tricycle was built by ये यहाँ से क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जैसे ये क्या है, ये मैंने एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ पढ़ लिया है जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को हिंदी विंदी कुछ नहीं आती। जनरली हम क्या करते हैं कि एग्जाम में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, फटाफट वहाँ पे टाइम कम रहता है। मैंने तो अभी थोड़ा स्लो पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत फास्ट पढ़ते हैं। और एक तो जो ये पैरा दिया गया है, पैरे में देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट वर्ड है। अब आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम किलिंग होती है। तो मैंने आपको सिखाया कीवर्ड पकड़ना, कि कीवर्ड कैसे पकड़ोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट फुल स्केल, लिखा है ना फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग स्ट्रीम पावर ट्राईसाइकिल वाज बिल्ट बाय। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट फुल स्केल। अब ये आपका कीवर्ड है वर्किंग स्ट्रीम्ड ट्राईसाइकिल। क्या है? ट्राईसाइकिल ढूंढना है, फर्स्ट फुल स्केल। अब इसको क्या करना है, आपको पैरा में वापस जाना है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आप टीयर 2 का पेपर दे रहे होंगे तो हो सकता है कि वो नीचे से मिले या मिडिल में ये पोर्शन मिले इसका सोल्यूशन। लेकिन जब आप फेज 1 दे रहे होते हो, टीयर 1, तो या तो आपको नीचे मिलता है या तो आपको ऊपर मिलता है। तो जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से तो पढ़ते ही है, अदरवाइज एक बार आपको और पढ़ना पड़ सकता है पैसेज, अगर फास्ट वे में पढ़ रहे हैं तो। अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो आई फॉर दैट वॉज अनेबल टू कैरी ड्राइवर ए पैसेंजर, ये तो था। इट इज नॉट नोन वर्वियस मॉडल वॉज इवर बुल्ट। निकोलस जोसेफ कैगनेट इज वाइडली क्रेडिटेड विद बिल्डिंग अ फर्स्ट फुल स्केल। यहाँ पे देखो नाम है फर्स्ट फुल स्केल और किसने बढ़ाया? निकोलस जोसेफ कैगनेट, ये है नाम। किसने बिल्ड किया यही पूछा है। अब ये देख लो ट्राईसाइकिल की बात हो रही कि नहीं हो रही है। is widely credited with the building the first full-scale self-propelled machine vehicle or automobile in about 1769. He also credited a steam-powered tricycle. देखो यहाँ पे क्रेडिट किया गया ट्राईसाइकिल के लिए। तो यही पूरा ऑप्शन है, आपको कीवर्ड वही पकड़ना है और कीवर्ड यहीं पे है, फर्स्ट फुल स्केल और ट्राईसाइकिल। और बनाया किसने है? निकोलस जोसेफ कैगनेट। अब देखो कि आपके ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन में वर्बियस, कैगनेट, ट्रेविथिक, निप्सी, कैगनेट दिया हुआ है, फुल नाम नहीं दिया हुआ, तो सेकंड पार्ट इसका होगा। कैगनेट बुल्ट स्टीम ट्रैक्टर्स फॉर, अब किसके लिए इसने बिल्ड किया गया है? कैगनेट बिल्ट स्टीम ट्रैक्टर किसके लिए बिल्ड किया गया है? अब ऑप्शन देखना है यहाँ पे, द चाइनीज इंपरर, द फ्रेंच आर्मी, द जेसूट मिशन, द फ्रेंच कंजर्वेटरी। अब आपको वापस जाना है कि किसके लिए ये बनाया गया है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि किसके लिए बनाया गया है। He constructed 2 steam tractors for the French army। देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है फ्रेंच आर्मी के लिए। क्या है? फ्रेंच आर्मी के लिए। मैं धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे इसका कीवर्ड पकड़ते हैं। तो फ्रेंच आर्मी के लिए है, इसका सेकंड ऑप्शन है। अब मैं इस पेज को शिफ्ट करने के बाद वापस रिटर्न नहीं आ पाऊंगा, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा कि कौन से ऑप्शन है। बस आपको क्या करना है, पैसेज में जाना है, पैसेज दीजिए, सिर्फ कीवर्ड आपको पकड़ना है। कीवर्ड जैसे ही पकड़ोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। 98, 99। अब पूछा है द प्रॉब्लम विथ ट्रेविथिक्स पफलिंग डेविल वॉज। अब इसका जो है आप जब भी पैसेज में जाओगे सीधे सीधे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 98 का जो आपका वो थर्ड पार्ट है, इट्स इनेबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रीम प्रेशर। क्या है? इट्स इनेबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रीम प्रेशर। ये एग्जैक्ट लाइन आपको जो है पैसेज में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटीमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप सही भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। सेंटीमेंट का जो है मतलब बताना है कि सेंटीमेंट का मतलब क्या होगा। डिप्रेशन, फैसिनेशन, सेलिब्रेशन। अब सेंटीमेंट का सेलिब्रेशन से तो कुछ हो नहीं सकता, फैसिनेट होना किसी से ये नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता। देन रिजेंटमेंट, क्या होगा? रिजेंटमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय रिजेंटमेंट होगा इसका फोर्थ पार्ट। ऐसे ही देख के आप कट कर सकते हो। डिप्रेशन का सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, फैसिनेशन का कोई लेना देना, सेलिब्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, देन रिजेंटमेंट होगा। द पायरोलोफ्रो वॉज, लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाले ही लाइन में इसका दिया हुआ था। द नेम ऑफ द वर्ड फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन, क्या दिया हुआ था? लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ था। पायरोलोफोर वॉज, व्हाट इज पायरोलोफोर वॉज, देन ये इसका फोर्थ पार्ट जाएगा। तो इस तरीके का जो पैसेज होता है इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड पकड़ना होता है, तो इसके आसानी से किया जा सकता है। 99 बस आप इरर कर सकते हो अगर आप सेंटीमेंट के प्रॉपर तरीके से अगर मतलब ना जानो। सेंटीमेंट का वैसे हम लोग मतलब जानते हैं, व्हाट इज सेंटीमेंट,
कि हमारा कहते हैं ना कि हमारा सेंटीमेंट से जुड़ा है, हमारे इससे जुड़ा है, हमारे इससे जुड़ा है, देन रिजेंटमेंट इसका ऑप्शन होगा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।